नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वहां पर हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, होमोजीनियस सिस्टम किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस या बोल सकते हैं इनहोमोजीनियस सिस्टम किसे कहते हैं। और उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जो हमारे पास नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। तो क्या करेंगे हम सब लोग रोज की तरह एकदम खुश मन से अपनी कॉपी में हेड डालो क्या? स्टेट ऑफ सिस्टम। और आज हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स किसे बोलते हैं हम, और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। अगर स्टेट ऑफ सिस्टम की यहाँ पर बात करने को जाऊं तो एक सिंपलेस्ट केस जिससे आप पहले ही क्या है परिचित हैं, उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक बार स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। फिर किसी एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसे देखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर एक आपके लिए चिर परिचित या फिर जिसको आप पहले से जानते हैं, एक मैं क्या ले लूँ यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम ले लूँ। मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है और एक कोई मास है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, यानी मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब वो किस तरह बिहेव करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट मी टेक, तो ऐसे सबसे हेड डालो क्या, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, और इसमें से लिख के चलेंगे। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए और आपके क्या हो नोट्स भी बन जाए। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ ही साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के बन जाए तो मुझे बताना, मुझे दिखाना कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं। ओके, तो लेट मी टेक सिंपलेस्ट एग्जांपल, let me take a simplest example of mechanics। ठीक है, एक मैकेनिक्स का एक सिंपलेस्ट हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में इस तरीके से क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक मास लगा हुआ है जिसका मास कितना है, m है। और इस स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, लेट अस से दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बोल दिया हमने, k बोल दिया। ये किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में रखा हुआ है, तो सरफेस को यहाँ पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्प्रिंग को या बोलते हैं इस मास को इस अपनी मीन पोजीशन से, ये कैसी पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है, या बोल सकते हैं अभी ये कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है, यानी यहाँ पर एट ए रेस्ट है। इसको मैं रेस्ट से कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर मैं x क्या कर रहा हूँ, इसको इसकी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। ओके, तो लेट अस से मैंने इसका क्या करा, इस स्प्रिंग को इस तरीके से डिस्प्लेस किया, बोलते हैं इस मास को मैंने इस तरीके से इधर की ओर क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस करूंगा तो मेरी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ा खींच जाएगी। तो ये खींची हुई स्प्रिंग है और अब मेरा मास कहाँ पर है, इधर पर है या नहीं है। अब मेरा मास कहाँ पर है, इधर है। लेट अस से दिस मास इज m एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर x इक्वल टू कितना था, 0 था, और अब यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है मेरे पास, x है। अब जैसे मैंने इसको इधर खींचा, यहाँ पर क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसा होता है नहीं होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना लगेगा, F लगेगा, आंसर है हाँ जी लगेगा। एंड दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन करूंगा तो दिस F इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊंगा तो क्या आएगा, सम कांस्टेंट k, और तो माइनस का कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर माइनस kx आ गया, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जहां पर k क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। नाउ अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का ax, and this a is nothing but rate of change of velocity, तो del v divided by del t is equal to कितना आ जाएगा, माइनस का k into x, and this velocity is
इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर d/dt और इनटू कितना आ जाएगा ये dx डिवाइड में कितना आ जाएगा dt आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का kx। ऐसा आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। इसको अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास m इंटू कितना आ गया ये डेल स्क्वायर x अपॉन कितना आ गया ये डेल टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का के एक्स आ गया। इस m को मैं इधर ले गया तो यहाँ से मेरे पास डेल स्क्वायर एक्स या डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k डिवाइडेड बाई m और इंटू कितना आ गया x आ गया। इसको इधर ले आओ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आएगी, दिस इज डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर और माइनस माइनस का इधर प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का k अपॉन m इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन यहाँ पर आ रखी है इसे हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम, फॉर आवर गिवन सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, ये होता है यानी एक सेकंड डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बात आई समझ में ना। कभी कभी हमने यहाँ पर जो k अपॉन m है इसको हम ओमेगा स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर लेट दिस अंडर रूट ऑफ k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा और वी कैन से दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m। हियर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज माई another way of writing equation of motion for our given system। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्टेट ऑफ सिस्टम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस सिस्टम की स्टेट चाहिए। और अगर इन मैकेनिक्स अगर मुझे किसी भी सिस्टम की स्टेट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ रखा है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम की स्टेट बोलेंगे। और हम सब जानते हैं ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट हमें क्या मिलता है, हमें x इक्वल टू मिल जाएगा कितना, दिस इज a साइन ओमेगा t। दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने सीधे लिख दिया, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने बहुत बार क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है वहाँ सॉल्व कर रखा है। हमने अगर आपने अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रखे तो वहाँ हमने बहुत बार सॉल्व किया है। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ रखी है तो वहाँ हमने ये इक्वेशन बहुत बार सॉल्व कर रखी है। अगर कहीं हम मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये चीज़ क्या है, सिंपल है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पर ये जो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t निकल के आया है इसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट ऑफ आवर गिवन सिस्टम। तो दिस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट ऑफ आवर सिस्टम। ठीक, किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो सिस्टम हमें दिया हुआ है उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक्चुअल में क्या क्या दिखा रही है, पोजीशन दिखा रही है। यानी एट एनी टाइम t इस मास m की पोजीशन क्या होगी, फ्रॉम x इक्वल टू 0। ठीक है, वही तो दिखा रहा है। x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। यानी ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या दिखा रही है, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं वेक्टर बोलूंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ भी लूंगा तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आवर मास m फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी फ्रॉम x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से जो पोजीशन वेक्टर है हमारे इस मास m का वो क्या दिखा रहा है, ये इक्वेशन दिखा रही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आवर सिस्टम बोलते हैं ना। उसको क्यों बोला हमने, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एट एनी इंस्टेंट हमारे इस मास की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे, सिंपल क्या कर दोगे, इसका या फिर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जो हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम है उसे क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे। तो अगर मैं क्या निकालना चाहूँ यहाँ पर, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालना चाहूँ, दिस विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई
dt होगा नहीं होगा। यानी अगर मेरे को ये स्टेट पता है तो स्टेट पता होने से मैं वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, आंसर आज निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट निकाल दो क्या हो जाएगा, दिस इज डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर, होगा नहीं होगा, आंसर आज ही होगा। देखो मुझे क्या पता थी, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन पता थी, जिसे मैंने क्या बोला, स्टेट ऑफ सिस्टम बोला। तो जैसे ही मुझे ये पता चली तो एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए अब बाएं हाथ का खेल है। अगर एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो इस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स निकाल सकता हूं मैं। अगर ऐसे फोर्स निकालूं तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए होता है ना, दिस इज इक्वल टू m इंटू डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर। तो इस पर लगने वाला फोर्स मुझे पता चलेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, m इंटू इसका डबल डेरिवेटिव यानी जो स्टेट है उसका दो बार डेरिवेटिव कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। यानी अगर मुझे ये इक्वेशन पता है तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, इस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होने का क्या मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एट एनी इंस्टेंट इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, यही तो इसके बारे में जानना हुआ। वो हम कब जान पा रहे हैं, जब हमें क्या पता है, ये इक्वेशन पता है। और अगर ये इक्वेशन, सिर्फ ये सिंगल इक्वेशन मुझे इस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के काबिल है तो मैं इक्वेशन को क्या बोल देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, या बोल सकते हैं स्टेट ऑफ आवर सिस्टम बोल देता हूं। तो ये जो मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है ये किसको दिखा रही है, हमारे इस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आई बात, स्टेट का मतलब क्या हुआ। तो अब से आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्टेट इन जनरल, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मुझे किसी सिस्टम की स्टेट पता है तो मुझे उस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। XYZ तुम उस सिस्टम के बारे में मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं फाइंड कर लूंगा, बशर्ते कब, अगर मुझे उस सिस्टम की स्टेट पता है किसी एक इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर उस पूरे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा ये सब मुझे क्या रहता है, पता रहता है, जस्ट बाय हैविंग नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। समझ में आई बात, स्टेट का मतलब क्या हुआ। तो ये तो कहाँ बात हुई, इन मैकेनिक्स। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ। अब अगर मैं इन थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो कैसे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही रफ काम में लिख दो, यहाँ पर लिख लो, समझने के लिए लिख लो आप इसको, हाँ मतलब लिख ही लो यार। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्कशन है, लिख लो इसको स्टेट डिफाइन करने से पहले कि इन थर्मोडायनेमिक्स हम किस तरीके से स्टेट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अब लिख के चलो स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इसको मिटा दो एक बार, मतलब इसका सॉल्व ले लो, फिर मिटा रहा हूँ इसको, मैं मिटा दूँ। ओके, तो देखो अब बात करते हैं किसकी, स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। चलो अब लिखो क्या, स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे लिख के चलेंगे, क्या हो जाएगा, इन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ सिस्टम, यहां से बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन या रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट represent behavior of system at that time। ठीक है, यानी उस टाइम पर वो सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा वो कौन दिखाएगी, उस सिस्टम की स्टेट दिखाएगी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, नाउ अब देखो, अब इस स्टेट को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। कैसे स्पेसिफाइड होगी, ठीक है, तो यहां पर एक लाइन में बोलूंगा, उस लाइन को ध्यान सुनिए कि थर्मोडायनेमिकल स्टेट, या बोल सकते हैं स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स
इज स्पेसिफाइड बाई सम experimentally measured quantities, or we can say some experimentally measured properties, and these properties are known as thermodynamical variable। ठीक है, जो मैं लैंग्वेज समझ में आया आपको। देखो इस लैंग्वेज में लिख रहा हूं यहां पर, फिर उसको समझेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो देखो दिस स्टेट, जैसे लिख के चलो, दिस स्टेट ऑफ सिस्टम is specified by some experimentally measured properties called thermodynamical variable, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक ग्लास में वाटर है, मुझे उस 1 ग्लास ऑफ वाटर की क्या निकालनी है, मुझे स्टेट पता करनी है। ठीक है, कैसे पता करोगे? देखो अब मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होगा। मान लिया मेरे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में छोटा सा पानी है। ठीक है, आज बहुत कम पानी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको समझ तो आ रहा है ना। ठीक है, कम पानी है लेकिन इतना पानी चलेगा ना। ओके, ये पानी है। अब मुझे क्या करना है, इस पानी की स्टेट बतानी है। आप क्या समझते हैं, मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे इस पानी की स्टेट बतानी है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ बताना है। देखो सब कुछ का मतलब क्या हुआ, आखिर में पहली चीज़ क्या आती है कि मुझे इस पानी का टेम्परेचर पता होना चाहिए। दूसरा, मुझे इस पानी का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तीसरा, मुझे इस पानी द्वारा लगाए गए इस ग्लास के वॉल में कितना प्रेशर लग रहा है वो पता होना चाहिए, वो भी क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये जो मैंने यहाँ पर चीज़ बोली, क्या, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये क्या है, सम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। क्योंकि मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर किया। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, इसके द्वारा इस पर लगाया गया प्रेशर। ठीक है, आई बात समझ में। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यानी जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एक सिंपल सी चीज हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्या है प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, वॉल्यूम हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है। और यही जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, यही क्या करते हैं, किसी एक सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है, तो मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ ना। तो जब मैंने आपको इसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, यानी एक्चुअल में आपको क्या बता रहा हूँ मैं, इस पानी की स्टेट बता रहा हूँ ना, या इस सिस्टम की स्टेट बता रहा हूँ। तो इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम विच आर मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, जो हमें क्या कर रखे हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रखे हैं। सिंपल सी बात हुई। ठीक है, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एंड दे आर, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर, तो इसे लिख के चलो, सम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा ETC। ठीक है, समझ में आई बात। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, दीज आर, मतलब क्या बोलते हैं, जिनकी कोई कुछ ज़्यादा भाव मिलते हैं, उस टाइप के क्या है ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर आते हैं, आई होप याद हो गए होंगे आपको, और भी होते हैं। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कल, फिर बोलते हैं पहले लेक्चर में, वहाँ पर हमने पढ़ा था क्या,
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आंसर आज ही पढ़ा था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी आई थी? वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी आई थी जो मास पर डिपेंड करती हैं। तो एक्चुअली जो जिनको हम वहां पर प्रॉपर्टी बोल रहे थे, यहां पर वो क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। तो हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर टू टाइप। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो लिख के चलेंगे यहां पर, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर 2 टाइप्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारे पास कौन सा? इंटेंसिव वेरिएबल। पहला क्या हो जाएगा? इंटेंसिव वेरिएबल। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या? एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल। नाउ अब इंटेंसिव वेरिएबल क्या होगा? दोज वेरिएबल विच does not depend upon mass of the system, यानी they does not depend upon mass of the system, ठीक है? does not depends upon, या फिर mass of the system, ऐसे लिख दो यहाँ पर, mass of the system। जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इसी को हमने ऐसे बोला था कि जो सिस्टम के साइज और सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? एक्सटेंसिव वेरिएबल की, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन मास, जो किस पर डिपेंड करते हैं? मास पर डिपेंड करते हैं, यानी डिपेंड अपॉन मास। अगर मैं किसकी बात करूं एक्सटेंसिव वेरिएबल की, तो डिपेंड्स अपॉन मास। जो मास पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात हमने पिछले लेक्चर में कर रखी है, एक बार क्या कर लेते हैं, उनको हम दोहरा लेते हैं और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम किससे रिलेटेड? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो वेरिएबल है उनसे रिलेटेड। और यहाँ पर एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको पता होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो 2 टाइप के वेरिएबल हैं, एक बार लिस्ट बनाने, तो यहाँ पर लिख के चलो ऐसे, लिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल इज फॉलोइंग। लिस्ट of extensive and intensive variable is following, ठीक है? तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाता हूँ, फिर हम इसके क्या देखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कुछ क्या होंगे हमारे पास? एक्सटेंसिव वेरिएबल होंगे और कुछ क्या होंगे मेरे पास? इंटेंसिव वेरिएबल होंगे। ओके, तो एक और लिखो अपनी बुक कॉपी के, एक्सटेंसिव, और एक और लिखोगे इंटेंसिव। तो यहां क्या लिख दो? इंटेंसिव वेरिएबल, और यहां क्या लिख दो? एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल। ओके, तो इंटेंसिव वेरिएबल में कुछ बताओ फटाफट, ठीक है? हमने कल पढ़े हुए हैं, कुछ बताओ। जैसे पहला क्या होता है? प्रेशर एंड सिंबल क्या होता है इसका? P होता है। दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर। सिंबल क्या होता है? T होता है। और क्या होता है बताओ? जैसे कलर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंटेंसिव वेरिएबल। और क्या आता है यहाँ पर? जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव वेरिएबल बिकॉज मास पर डिपेंड नहीं करती है। और बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी कैसा होता है? इंटेंसिव वेरिएबल होता है, ठीक है? और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे टेंशन ऑन वायर, जो टेंशन होता है वो भी कैसा होता है? अगर टेंशन को रिप्रेजेंट कैसे कर ले हम? स्मॉल एफ से कर लो, ठीक है? दिस टेंशन इन ए वायर इज ऑल्सो
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी वायर के मास पर डिपेंड नहीं करता है। और सरफेस टेंशन, अगर क्या हो मेरे पास एक साबुन की झिल्ली हो या फिर कोई एक फिल्म हो मेरे पास किसी एक लिक्विड की, तब उस पर जो सरफेस टेंशन होगा वो भी कैसी क्वांटिटी होती है, एक इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ, कैसे बताओगे आप, ठीक है, बहुत दूर हो मुझसे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिव वेरिएबल हो गए। अगर मैं किसकी बात करूँ आप, एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात करूँ, जैसे पहला तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास इज एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय m। दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, तो रिप्रेजेंटेड बाय v हो जाएगा, ठीक है। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और बताओ एरिया, हाँ क्या, एरिया इज ऑल्सो एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक। एरिया भी क्या होगा मेरा, एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा, बिकॉज मास बढ़ेगा तो एरिया भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक। यानी मास पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। और क्या हो सकते हैं, एक बार मैं देख लूँ, मैं लिखे तो थे कुछ या इतने लिखे थे, क्योंकि इतने याद आ रहे हैं मेरे को तो। फोर्स, ठीक है, एक याद लिया है, फोर्स भी क्या होता है हमारा, एक्सटेंसिव होता है। फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय F। दिस फोर्स इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये तो आपको पता था, ये कहीं मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आने वाली है। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास क्या है, दो सिस्टम है, और दोनों सिस्टम की जो स्टेट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, या फिर एक बार लिख के चलते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। ये मिटा दूं मैं, इसको थोड़ा इसको मिटा रहा हूं मैं। एन इंटरेस्टिंग वे या फिर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल, हेडिंग डालो क्या, सम इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। ऐसे लिखो, इंटरेस्टिंग points about extensive and intensive variable, ओके। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक सिस्टम है, लेट अस कंसीडर वी हैव एनी सिस्टम। अब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ स्टेट होगी, और मैंने अज्यूम किया कि मैं इस सिस्टम की स्टेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y से रिप्रेजेंट। एक सिस्टम है यहाँ पर इस तरीके से, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट, कोई दिस इज माय सिस्टम एंड दिस इज बाउंड्री, और इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है, ओके। तो दिस इज माय सिस्टम, या फिर इसको अंदर लिख दूँ मैं सिस्टम। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर सिस्टम है। अब इस सिस्टम की स्टेट को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कोई भी एक में एक आर्बिट्री पैरामीटर बोल देता हूं, y है। लेट अस कंसीडर कि एनी आर्बिट्री पैरामीटर y मैंने यहां पर ले लिया, कोई भी एक आर्बिट्री पैरामीटर x y z में कुछ भी ले सकता हूं, मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, और मैं कह रहा हूं कि जो y हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैरामीटर है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम को दिखा रहा है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास एक पूरा सिस्टम है, इसको मैं दो सब सिस्टम में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, बीच में कुछ ऐसे क्या कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यानी जहां पहले ये सिंगल सिस्टम था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो अलग अलग सिस्टम में डिवाइड कर दे रहा हूं। सेम सिस्टम है, मैंने क्या किया, इस सिस्टम को दो सिस्टम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि आपके पास कोई एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का जो स्टेट है उसको एक आर्बिट्री पैरामीटर y से क्या कर रखा है, हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर हमने क्या किया, उस सिस्टम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया इस तरीके से, यानी यहां पर एक इस तरीके से वॉल लगा दी। अब एक सिस्टम ये है, दो सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, दिस इज सिस्टम 1 एंड दिस वन इज सिस्टम 2। अब यहां पर दो सिस्टम है, एक सिस्टम 1 है और एक सिस्टम 2 है, दिस इज सिस्टम 1। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर सिस्टम 1 है, और ये मेरे पास क्या है, यहां पर सिस्टम 2
2 है। यानी जो मेरे पास पहले सिंगल सिस्टम था उसको मैंने 2 सिस्टम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो, पहले मेरे पास यहाँ पर एक गैस का चैम्बर था, उस गैस के चैम्बर में मैंने बीच में क्या डाल दी, एक वॉल डाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 चैम्बर है, लेकिन गैस क्या है, पहले वाली है। आई बात समझ में? नाउ इसका मतलब अब यहाँ पर इनकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। तो अज्यूम करो इसकी स्टेट कितनी है, y1 है, और इसकी स्टेट कितनी है, y2 है। अगेन y1 और y2 क्या है, 2 पैरामीटर हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा आपके पास, क्या होगा देखो, पहला ऑप्शन ये होगा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। और दूसरा मेरे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 होगा। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर, एक क्या होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और दूसरा होगा मेरे पास क्या, y इक्वल टू y1 इक्वल टू y2। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है, यानी कौन सी स्टेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दिखा रही है और कौन सी एक्सटेंसिव को दिखा रही है, बताओ फटाफट। देखो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि वो चेंज नहीं होगा। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि उसके वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर इंटेंसिव वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा है तो उसका मतलब स्टेट में भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर पहली स्टेट y थी तो ऐसा करने के बाद भी स्टेट नहीं कराना चाहिए, y रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वेरिएबल आर इंटेंसिव एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर और डेंसिटी, तो जितनी डेंसिटी यहाँ होगी इस सिस्टम की उतनी डेंसिटी यहाँ भी तो होगी, बिकॉज गैस तो हमने चेंज की नहीं, हमने सिंपल इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये जो केस है कौन सा वाला, y इज इक्वल टू y1 इक्वल टू y2, ये किसको दिखा रहा है, ये इंटेंसिव वेरिएबल को दिखा रहा है। यानी यहां पर जो मेरे पास केस निकल के आएगा ये कौन सा वाला होगा, इंटेंसिव SIV इंटेंसिव वेरिएबल वाला होगा। कौन सा वाला होगा, इंटेंसिव वेरिएबल। लेकिन इसी की जगह अगर मैं किसकी बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस y1 का वॉल्यूम इस y के बराबर नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है, और इन दोनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। एंड वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि वो मास पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी जो पहला वाला जो मेरे पास यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रखा है, ये किसको दिखा रहा है, एक्सटेंसिव वेरिएबल को दिखा रहा है। तो यहां पर इंटेंसिव, एक बार लिख के चलते हैं फिर बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दिस इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये क्या है मेरे पास, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अब ये इस तरीके से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल को आपको समझाने का फायदा क्या हुआ कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि भैया आपको 4 ऑप्शन दे दिए, यहां पर नीचे कुछ भी दिखता है, इसे माइनस लगा सकता है, प्लस कुछ भी दिखता है, और ठीक है 4 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक ये लिख दिया उसने और एक ये लिख दिया कि y इज नॉट इक्वल टू y1 एंड दिस इज इक्वल टू y2, और एक क्या लिख दिया चौथा, y इक्वल टू y1 माइनस y2 लिख दिया। और आपसे पूछा गया कि इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है जो इंटेंसिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहा है, एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बन रहा है, यहां पर से आंसर आज बन रहा है, और हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला आंसर होगा, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिव वेरिएबल। और अगर एक्सटेंसिव भी की बात करेगा तो कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नाउ इसी तरह के क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो कुछ इस तरीके से लिख के चलेंगे, ये मिटाऊं, ठीक है, इसको नोट करो, मिटाऊं, उधर वाला मिटा रहा हूं, ओके, इसे मिटाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो यहां पर, इस तरीके से ऐसे हैशटैग बना के लिखना, let us consider A and B are intensive variable and ठीक है आर्बिट्री है। ठीक है, बात है ना, ए और बी कोई एक आर्बिट्री वेरिएबल है, वो प्रेशर टेम्परेचर हो सकते हैं,
ठीक है। और अगर इंटेंसिव है इसका मतलब ए प्रेशर हो सकता है और बी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्बिट्री ए और बी इन जनरल बात कर रहा हूं, ओके। तो लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर इंटेंसिव वेरिएबल एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एक्सटेंसिव variable of any system then देखो पहली चीज, पहला स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, दूसरा मल्टीप्लाई है, ठीक है, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, चौथा पार्शल ए अपॉन पार्शल बी, ठीक है। ये चार चीजें हैं यहां पर। एंड ऑल फोर मैथमेटिकल रिलेशन रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक वेरिएबल बिकॉज ए एंड बी आर इंटेंसिव वेरिएबल। इसका मतलब ए इंटू बी, ए अपॉन बी, ए प्लस बी एंड पार्शल ए अपॉन पार्शल बी आर ऑल्सो इंटेंसिव वेरिएबल। तो ये जो तीनों है यहां पर, एक किसको रिप्रेजेंट, जो चार है यहां पर, एक किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल को, इंटेंसिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली आपको। तो दीज ऑल फोर आर रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिव वेरिएबल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन में इस तरीके से आर्बिट्री वेरिएबल बोल दिए जाएंगे और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इनमें से इंटेंसिव वेरिएबल कौन सा है। अगर दोनों इंटेंसिव वेरिएबल हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट, डिवीजन प्लस और पार्शियल डेरिवेटिव, एक के दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में। तो दीज ऑल फोर आर इंटेंसिव वेरिएबल। देखो एक और चीज देखो यहां पर कि अगर मैं बात करूं किसकी, दोनों अगर एक्सटेंसिव हो, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक क्या हो, इस तरीके से हो कि एक मेरे पास कैपिटल ए हो प्लस कैपिटल बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, यानी दोनों के हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तब जो रिजल्ट निकल के आता है ना वो निकल के आता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। क्या निकल के आता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, रिजल्ट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। बट अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट अगर मैं ये करूं, क्या करूं, ए अपॉन बी करूं और पार्शल ए अपॉन पार्शल बी करूं। देखो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहां पर अंतर है दोनों में। स्मॉल ए और स्मॉल बी आर रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, एंड दिस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर रिप्रेजेंटिव एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब देखो जब दो एक्सटेंसिव वेरिएबल ऐड होते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको, एक्सटेंसिव वेरिएबल मिलता है। लेकिन जब कोई दो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे डिवीजन होता है, और जब वो क्या होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, देन दे रिप्रेजेंट इंटेंसिव वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव वेरिएबल होता है। तो दिस इज इंटेंसिव वेरिएबल। तो ये किसको दिखाएगा, इंटेंसिव वेरिएबल को दिखाएगा। देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जो मेरे पास क्या होती है, डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एम डी इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज एक्सटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव, बट दिस वन इज इंटेंसिव। तो ये क्या होता है, हमारा इंटेंसिव होता है, ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो एक और चीज देखो यहां पर क्या हो सकती है, अगर मेरे पास क्या हो, एक इंटेंसिव हो और दूसरा क्या हो, एक्सटेंसिव हो। अगर मेरे पास एक इंटेंसिव माना ए हो और इनटू कैपिटल ए हो, तब ये क्या होगा बताओ, यानी वन इज इंटेंसिव एंड अदर वेरिएबल इज एक्सटेंसिव, दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट कर रखा है तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट आंसर विल बी एक्सटेंसिव। तो रिजल्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक्सटेंसिव होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज क्या है यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस विल बी एक्सटेंसिव वेरिएबल। देखो यहाँ से देख सकते हो, जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ यहाँ पर, डेंसिटी क्या है मेरे पास, तो अगर मैं वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, और इनटू डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी इज इंटेंसिव वेरिएबल, दिस विल बी इक्वल टू मास, एंड मास इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। मास क्या होता है हमारा, एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। तो और हो सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन, एक बार मैं देख लूँ, चेक कर लूँ, कोई कॉम्बिनेशन छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटा है तो उसको मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है।
ओके, यहाँ पर रेशियो वाला भी हो जाएगा कि कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए और पार्शियल ए अपॉन पार्शियल बी और ऑल्सो यहाँ पर जो मेरे पास क्या होगा कि पार्शियल ए ओवर यहाँ पूछते हैं ए अपॉन बी दिस इज ऑल्सो सॉरी कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। ये भी क्या होगा हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा। और अगर मैं पार्शियल की बात करूँ यहाँ बोलते हैं पार्शियल ए ओवर यानी ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो लिखा रखे ना ये सब क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर कहीं पर भी आए कि फॉलोइंग में से कौन सा वाला एक्सटेंसिव वेरिएबल है कौन सा वाला इंटेंसिव वेरिएबल है तो इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, सीधे घुस के टिक मत मार देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इनको एक बार देखना कि भैया इन चीज़ों को वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। अगर कर रही है तभी क्या करना वहाँ पर टिक मारना, आइंदा टिक मत मारना। ठीक है, बात आई समझ में? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो दिस इज आवर होल ड्रामा ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल ना। अब यहाँ पर जो एक्सटेंसिव वेरिएबल है ना वो मास के साथ वेरी कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सटेंसिव वेरिएबल को एक स्पेशल टाइप से देखना पसंद करते हैं। हम जब भी एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात करते हैं तो हम वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल पर यूनिट मास देखना पसंद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम पर यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है इसे देखना पसंद करते हैं। अगर आपने क्या पढ़ा होगा, किसी एक स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स निकालने के लिए आपसे कहा गया होगा, या पूछते हैं आपने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था या फिर बीट्स आपने पढ़े होंगे, जब साउंड आपने पढ़ी होगी तब वहां पर आपने क्या किया होगा, उस पूरे वायर में लगने वाला फोर्स नहीं निकाला होगा, उस वायर के पर यूनिट मास में लगने वाला फोर्स क्या किया होगा, फाइंड किया होगा। बिकॉज फोर्स इज एक्सटेंसिव वेरिएबल and we are interested to find value of extensive variable per unit mass, कि पर यूनिट मास में एक्सटेंसिव वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी ये हम फाइंड करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे हम क्या फाइंड करना पसंद करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास, या हम क्या फाइंड करना पसंद करते हैं, एरिया पर यूनिट मास। अब ऐसा क्यों पसंद करते हैं हम, क्योंकि जब भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एरिया पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं या फोर्स पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं, देन दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रही है, मास से इंडिपेंडेंट हो जा रही है, क्योंकि थ्रू आउट द सिस्टम क्या होगी, सेम होगी। यानी सिस्टम चेंज होने पर वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज वो क्या है, पर यूनिट मास है, तो पर यूनिट मास तो वही रहेगा। आई बात समझ में? यानी अगर मैं एक्सटेंसिव वेरिएबल की वैल्यू पर यूनिट मास देखूंगा, देन वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल पर यूनिट मास इज एक्चुअली इंटेंसिव टाइप ऑफ वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख के चलते हैं और आपको समझ में आएगा। तो कुछ चीजें मिटाऊं, इसे मिटा दो इधर वाला। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे, इन केस ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल, इन केस ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल पर यूनिट मास एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक वेरिएबल, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट
independent of mass, hence they are intensive variable, यानी वो कैसे वेरिएबल हैं, इंटेंसिव वेरिएबल है। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है इस तरीके से, और इस सिस्टम का कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो लेट्स से वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, दिस इज V। ये क्या होगा, मेरे पास V होगा, एंड इट इज एक्सटेंसिव। ये कैसा होगा, एक्सटेंसिव होगा, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मास। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, क्या वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सिस्टम, देन इट इज स्मॉल v। ये क्या होगा मेरे पास, वॉल्यूम पर यूनिट मास स्मॉल v कहने का मतलब कितना हुआ, v कैपिटल V डिवाइडेड बाय मास, कैपिटल V डिवाइडेड बाय मास, एंड दिस क्वांटिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये क्या होगा, मास से इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ पर वॉल्यूम पर यूनिट मास निकाल दिया, कितना आया, इतना आया। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर दूंगा, तब वॉल्यूम पर यूनिट मास उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी चेंज उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब दिस स्मॉल v इज स्पेसिफिक वेरिएबल। जो कैपिटल V है वो क्या है, मेरे पास टोटल वॉल्यूम है, बट दिस स्मॉल v इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेरिएबल। अगर इन जनरल बोलूंगा तो स्पेसिफिक वेरिएबल, अगर मैं इस केस की बात करूं तो स्मॉल v इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या होती है हमारी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन आपको वॉल्यूम पर यूनिट मास नहीं, अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जब भी बात करेगा किसकी, वॉल्यूम पर यूनिट मास की, यानी वो किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा है, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर वो टोटल वॉल्यूम की बात करेगा, देन टोटल वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। और यहाँ पर लास्ट में एक बहुत स्पेशल टाइप का वॉल्यूम आया, या फिर स्पेशल टाइप का वेरिएबल आया, जिसको हमने क्या बोला, स्पेसिफिक वेरिएबल। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर हो गया आज का हमारा क्या, खत्म। यानी दोनों टॉपिक क्या करते हैं, कवर कर दिए कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है, और दूसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं। आई होप आपको जो पूरा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एम रहेगा वो रहेगा हमारे पास क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके अंदर भी हम पहले 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। कौन कौन से, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीनों को कंबाइन करके जो इक्विलिब्रियम निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।